अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी। और आज हम बात करने वाले हैं एनईडी के जो पास पेपर्स हम डिस्कस कर रहे थे उसके पार्ट 2 को। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ब्रेक्यूलर सेल्स ऑफ हाइड्रा। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जो हाइड्रा है इट एक्चुअली बिलोंग्स टू द फाइलम निडेरिया। कौन से फाइलम से ताल्लुक है भाई? निडेरिया से ताल्लुक है। अब आपको पता होना चाहिए कि निडेरिया को निडेरिया इसलिए कहते हैं कि इनके पास कुछ सेल्स होते हैं एंड दे आर कॉल्ड नीडोसाइट्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज नीडोसाइट्स? बेसिकली ये जो नीडोसाइट्स हैं ये इनके ऊपर एक स्टिंग होता है, ठीक है, एक धागा होता है। आमतौर पे इस स्टिंग को ये यूज करते हैं टू पैरालाइज द प्रे। ठीक है, अब ये क्या करते हैं भाई, अपना जो खाना है, जो फूड है, उसको पैरालाइज करने के लिए क्या करते हैं? उसको पैरालाइज करने के लिए, उसको मारने के लिए बेसिकली ये थ्रेड यूज करते हैं एंड इट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ न्यूरोसाइट। ठीक है, तो प्रीक्यूलर सेल्स की बात कर रहे हैं। चलो इधर आओ। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है एपिथेलियल सेल नो, प्रीक्यूलर नहीं है। ग्लैंड सेल नो, प्रीक्यूलर नहीं है। इसी तरह नर्व सेल नो, प्रीक्यूलर नहीं है। नीडोसाइट इज द राइट आंसर। यहाँ पे नीडोब्लास्ट लिखा हुआ है, द करेक्ट आंसर इज नीडोसाइट। ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज हाइपोथेसिस? ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होती है? आपको पता है इंटेलिजेंट गेस ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, पहले क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होती है। उस ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट अपना एक इंटेलिजेंट गेस देता है। ठीक है, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक गेस होता है किसका? साइंटिस्ट का। दैट इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, और उसे ही आप क्या कहते हो? हाइपोथेसिस। सो इट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर, इट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ स्कॉलर, इट इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ बायोलॉजिस्ट। नॉट बिकॉज बायोलॉजिस्ट का नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है, किसी फिजिसिस्ट का हो सकता है, नॉट द साइंस टीचर। द करेक्ट आंसर इज स्टेटमेंट ऑफ साइंटिस्ट। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगले क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कह रहा है कि भाई हमारे पास जो सेस्टोडा है, क्लास सेस्टोडा, व्हाट आर बेसिकली सेस्टोडा? सेस्टोडा की अगर मैं बात करता हूं तो पहली बात, इनका ताल्लुक प्लेटियल मेंथिस से, यानी कि इनका जो ताल्लुक है वो किससे भाई? प्लेटियल मेंथिस से। अब आपको पता है प्लेटियल मेंथिस को क्या कहते हो आप? प्लेटियल मेंथिस को आप कहते हो फ्लैट वर्म्स। तो सेस्टोडा क्या है? बेसिकली दे आर फ्लैट वर्म्स। They are flatworms, not roundworm because they belongs to the nematoda or Esculenthes. Not both of these. इसी तरीके से अर्थवर्म भी नहीं हो सकता क्योंकि एनालिडा से ताल्लुक है। उसके अलावा सेलेमेंडर ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो गया? फ्लैट वर्म हो गया। फिर हमारे पास आता है द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानिट। ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लानिट, कितने परसेंट आपके पास फ्रेश वाटर मिलता है? भाई आपको पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर 97% जो लिक्विड वाटर है वो है किसकी फॉर्म में? ओशन की फॉर्म में। ठीक है, जो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है तकरीबन 2.1% जो वाटर है वो है इन द फॉर्म ऑफ आइस, ग्लेशियर की फॉर्म में। तो उसके अलावा जो कुछ बच गया वो फ्रेश वाटर की फॉर्म में। तो अगर आप देखोगे तो समवॉट इसकी जो परसेंटेज आएगी वो 1% आएगी। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नॉट 50%, नॉट 70%, नॉट 7%, नॉट इवन 6%। तो सिंपली इट्स 1%। फिर हमारे पास आता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? मैट्रिक्स नहीं भाई, मैट्रिक्स क्या चीज होती है? फाइबर्स, नॉट प्रिसाइजली फाइबर्स नहीं कह सकते। इसी तरीके से मैट्रिक्स एंड कार्पेसल्स नो। जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की अगर मैं बात करता हूं तो जाइलम का काम है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाना, जिसे आप एसेंट ऑफ सैप कहते हो। जबकि हमारे पास जो फ्लोएम है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन, फूड की ट्रांसपोर्ट करवाना। ट्रांसलोकेशन। जाइलम, मैट्रिक्स एंड कार्पेसल्स इज नॉट द राइट आंसर। इसी तरीके से कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर बंडल्स आर अगेन नॉट द राइट आंसर। अच्छा भाई, अब हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं? अब अगर मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करूं तो गैस्ट्रिक स्टमक, स्टमक में पाए जाने वाले ग्लैंड्स। अच्छा, अब स्टमक के अंदर जो पाए जाने वाले ग्लैंड्स है ना वो बेसिकली
कौन सी नेचर के होते हैं। अब ये नेचर क्या चीज है, इसको जरा समझना गौर से, सही है। देखो, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास स्टमक की म्यूकोजा की लाइनिंग में कुछ डिप्रेशंस होते हैं। अगर आप देखो तो दे आर बेसिकली दे कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, दे कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब अगर आप इनकी बात करते हो तो इस गैस्ट्रिक ग्लैंड, इस डिप्रेशन के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं। म्यूकस सेल्स होते हैं, पराइटल सेल होते हैं, चीफ सेल होते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ये तमाम के तमाम सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, डिफरेंट सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। ये कौन सी नेचर के होते हैं, ये सिंपल ट्यूब्यूलर नेचर के होते हैं, ट्यूब की फॉर्म में अरेंज है, नहीं है, बिल्कुल है। तो दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ट्यूब्यूलर नेचर। सर व्हाई नॉट यूनिसेलुलर ग्लैंड्स? बिकॉज अगर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स की बात करूं तो आमतौर पे सिर्फ ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल गॉबलेट सेल्स है, जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन सी इज कंपाउंड एल्वुलर। एल्वुलर मतलब एल्वुलाई लाइक। अब आपने एल्वुलाई को देखा हो, तो एल्वुलाई क्या होता है, दिस इज एल्वुलाई, इसकी एक डक्ट है, फिर ये एक बड़ी डक्ट में खुल रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो एल्वुलाई ग्लैंड्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे तरीके के होते हैं कि आमतौर पे वो एक डक्ट में खुल रहे होते हैं, देन फिर वो अगली डक्ट में खुल रहा होता है। ये सिंपल होता है। कंपाउंड का मतलब है यहाँ पे आपको ब्रांचिंग मिलेगी। ओके, फिर हमारे पास आता है कंपाउंड टिब्यूलर। कंपाउंड टिब्यूलर क्यों नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पे ब्रांचिंग तो आपको नजर नहीं आएगी। यानी कि ऐसा तो नहीं है सिंपल ट्यूब लाइक है इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई ब्रांचिंग नजर आए, कुछ इस तरह की चीज नजर आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल एल्व्यूलर भी इसका आंसर नहीं है, सो द करेक्ट आंसर है सिंपल टिब्यूलर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल। आपसे कह रहा है द स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना। इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना इज एनाटमी। जाहिर सी बात है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करोगे और उसको पढ़ोगे तो दैट इज बेसिकली एनाटमी। व्हाई नॉट बायोलॉजी? बायोलॉजी इज रिलेटेड विद, बायोलॉजी इज अ बेसिकली ब्रॉड टर्म, ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती हैं। तो बायोलॉजी तो हो नहीं सकती। हिस्टोलॉजी क्या होती है भाई? हिस्टोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यूज को पढ़ना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है पेलेंटोलॉजी, ये फॉसिल्स को पढ़ना। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन डी एनाटमी, दिस इज द राइट आंसर। बायोकेमिस्ट्री में आप डिफरेंट जो है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ रहे होते हो। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्ज फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है, लार्ज फ्लैटेंड सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। सैक लाइक यानी कि सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको कहाँ मिलेगा? प्रो लैमेलर बॉडीज के अंदर नो, गोल्जी के अंदर यस। अगर आपने गोल्जी को देखा हो तो इसमें सैक लाइक अरेंजमेंट होती है, थैलो लाइक अरेंजमेंट होती है। थाइलाकॉइड नो, इसी तरीके से एंडोप्लास्टिक नहीं, लाइसोसोम नो। सो द करेक्ट आंसर इज गोल्जी बॉडीज, ठीक है। Next question. Next question is the Golgi perform the function of reconstruction in the cell by producing. ठीक है, अब सवाल ये होता है कि हमारे पास जो गोल्जी है वो सेल को रिकंस्ट्रक्ट करने के अंदर, दोबारा बनाने के अंदर मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा, अब इस गोल्जी का इसके अंदर क्या रोल है? देखो, गोल्जी की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्जी का काम क्या है? टू मॉडिफाई द प्रोटीन। वो प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है उसको मॉडिफाई करना किसका काम है? अगेन इसका काम है। इसी तरीके से हमारे पास जो लिपिड बना है उसको पैकेज करने का काम किसका है? गोल्जी का है। तो सवाल ये होता है कि किस तरीके से आपका जो गोल्जी है वो सेल को रिकंस्ट्रक्शन करने के अंदर हेल्प करेगा। प्रोटीन कहाँ बनता है भाई? आपको पता है राइबोसोम के ऊपर, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। लिपिड्स अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इसका रोल है नहीं, कार्बोहाइड्रेट यहाँ से बनते नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सिक्रीशन। बेसिकली डिफरेंट सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिससे अल्टीमेटली क्या हो रही होती है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्यूलर कंपोनेंट्स हो रही होती है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्केलेटन इज इन डेस्मोस्पोंजिया, ठीक है। डेस्मोस्पोंजिया क्या है? डेस्मोस्पोंजिया इज बेसिकली अ क्लास दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द पॉरीफेरा, ठीक है। पॉरीफेरा की एक क्लास है जिसे आप कहते हो डेस्मोस्पोंजिया। डेस्मोस्पोंजिया के अंदर जो स्केलेटन मिलता है ना, आमतौर पे एक फाइबर का बना होता है, एक प्रोटीन का बना होता है, जिस प्रोटीन को आप कहते हो स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। तो इसका जो फाइबर होता है दैट इज स्पॉन्जिन फाइबर। इसकी एग्जांपल अगर देना चाहो तो इसकी एग्जांपल में आता है स्पॉन्जिला, ठीक है, स्पॉन्जिला। कैलकेरियस नहीं, सिलिका नहीं, इसी तरीके से नीडर ऑब्वियसली नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट टाइम वायरस आइसोलेटेड बात, ठीक है। फर्स्ट टाइम वायरस किसने आइसोलेट किया? देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो वायरस है ना, ये सबसे पहले डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था एबनॉस्की। एबनॉस्की ने टोबैको प्लांट से
इसको डिस्कवर किया था। आइसोलेट की अगर मैं बात करता हूँ तो आइसोलेट इज समथिंग अलग करना, अलग करना इज समथिंग डिफरेंट। वो सबसे पहले किया था स्टेनले ने, ठीक है। स्टेनले ने क्या किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। कौन से वायरस को, टोबैको मोजाइक वायरस को, ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस को 1935 के अराउंड। फिर हमारे पास आता है पैस्चर। पैस्चर का काम जो है नॉर्मली आइसोलेशन में नहीं था, बट उसका काम वैक्सीन बनाना, रेबीज की, एंथ्रैक्स की, वो मेजर रोल था। उसके अलावा नन तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, एंड मीजल्स इज नॉट द राइट आंसर, द करेक्ट आंसर इज स्टेनले, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लैंडुलर सेल फॉर प्रोड्यूसिंग मोल्टिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये मोल्टिंग क्या होती है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इनका इंसेक्ट्स का जो स्केलेटन होता है वो होता है एक्सोस्केलेटन। अब जाहिर सी बात है, अगर एक फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रो कर रहा है और इसके ऊपर आपने एक ऐसा स्केलेटन चढ़ाया हुआ है जो नॉन लिविंग है, तो अल्टीमेटली जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, क्या वो साथ साथ स्केलेटन ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू शेड दैट, उसको आपने क्या करना है, उतारना है। यानी कि जो ऊपर स्केलेटन रखा हुआ है, जो स्केलेटन लगा हुआ है, इसको आपने उतार के फेंकना है, ताकि फिर ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सके। दैट इज बेसिकली मोल्टिंग। अब सवाल ये होता है, ये मोल्टिंग होती कैसी है? ये मोल्टिंग होती है एक हार्मोन के रिलीज होने की वजह से, जिसे आप कहते हो एक डायोसोन, ठीक है। एक डायोसोन का नाम तो, इसी मोल्टिंग को आप एक डायसिस का नाम भी देते हो, ठीक है। बहरहाल, अब सवाल ये होता है, ये जो एक डायसिस को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन है, ये कहाँ से आएगा? देखो, इंसेक्ट की जो बॉडीज होती है, इंसेक्ट की बॉडीज के अंदर आपको मिलता है एक हाइपोडर्मिस। ये आमतौर पे हाइपोडर्मिस के सेल से रिलीज हो रहा होता है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोडर्मिस। व्हाई नॉट एक्सोक्यूटिकल? एक्सोक्यूटिकल इज द आउटर मोस्ट लेयर। भाई आमतौर पे ये हार्ट वगैरह होती है। अच्छा, एंडोक्यूटिकल क्यों नहीं हो सकता? ये जाहिर सी बात है, एक्सोक्यूटिकल के नीचे होती है, ये आमतौर पे सॉफ्ट होती है। फिर डर्मिस आ जाता है। डर्मिस आमतौर पे आपको मोल्टिंग के अंदर मेजर रोल प्ले करती हुई नहीं दिखती। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोडर्मिस। फिर हमारे पास आता है प्लासेंटा इज फाउंड इन द मैमल्स फॉर एम्ब्रियोनिक। अब आपको पता है व्हाट इज प्लासेंटा? देखो, ये बेबी है, इसको आपने मदर के साथ जोड़ना है, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑर्गन होगा जिसे आप कहोगे प्लासेंटा, और ये ट्यूब से इस फीटस को क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। दैट इज बेसिकली दिस ट्यूब इज बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड। सो प्लासेंटा का काम क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नॉट रेस्पिरेशन, नॉट एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन भी किसी हद तक है, बट नॉट प्रिसाइजली एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन आप ज्यादा अच्छी तरीके से कह सकते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे पास जो सीटा है, सीटा क्या होता है? आपने देखा होगा अर्थवर्म के ऊपर छोटी छोटी आपको ब्रिस्टल्स नजर आते हैं, छोटी छोटी आउटग्रोथ नजर आती है, जो इनको रेंगने में हेल्प करती है। अब सवाल ये होता है, इनको रेंगने में कौन हेल्प करता है, कौन से मसल्स हेल्प करते हैं, प्रोट्रैक्टर या रिट्रैक्टर? प्रोट्रैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, प्रोट्रैक्ट आगे की तरफ बढ़ना, तो सीटा आगे की तरफ बढ़ता है। इसी तरह रिट्रैक्टर पीछे की तरफ बढ़ने के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपने कभी इंसेक्ट को चलते हुए देखो, पहले वो आगे की तरफ बढ़ेगा, फिर वो पीछे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे चलता जाएगा। सो बेसिकली इसके अंदर दोनों मसल्स जो है वो आपके इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, प्रोट्रैक्टर भी और रिट्रैक्टर भी। नॉट ओनली प्रोट्रैक्टर, नॉट ओनली रिट्रैक्टर, नीदर ऑफ दीज नहीं हो सकता। अगेन नॉट बाय प्रोटेक्टर, ये भी नहीं हो सकता। फिर हमारे पास आता है मोल्टिंग। मोल्टिंग इन इंसेक्ट इज हेल्प मोल्टिंग, अगेन मैंने आपको बताया था मोल्टिंग का काम ग्रोथ के अंदर है। ग्रोथ नहीं होगी जब तक मोल्टिंग ना हो। उसके अलावा रेस्पिरेशन के अंदर है नहीं, एक्सक्रीशन के अंदर है नहीं, नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, एंड ओनली बाय प्रोटेक्टर मसल कोई सेंस बनता नहीं है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। फिर हमारे पास आता है the flow of molecule from region of higher concentration from to the region of lower concentration। आपको पता है ट्रांसपोर्ट दो तरह की होती है, एक होती है एक्टिव जिसमें एटीपी लगता है, और एक होती है पैसिव जिसमें कोई एटीपी नहीं लगता। अब आपको पता है एक्टिव हमेशा होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ऑलरेडी बाहर हाई है, अंदर लो है, लेकिन फिर भी आप भेज रहे हो, तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगती है। जबकि अगर मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। पैसिव ट्रांसपोर्ट भी डिफरेंट तरह की होती है, प्लाज्मा डिफ्यूजन हो सकती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकती है, कई तरह की हो सकती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन, तो फिर हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन। क्योंकि ऑस्मोसिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, प्लाज्मोलिसिस इज समथिंग डिफरेंट, इम्बाइबेशन इज एक्टिव
ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है. सो दिस इज नॉट द राइट आंसर. फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाई लिंक डिजीज. ठीक है, कौन सा ऐसा डिजीज है जो वाई लिंक्ड है. कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड है, ये नहीं हो सकता. हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, ये नहीं हो सकता. हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है, हाइपरट्राइकोसिस इज द राइट आंसर. हाइपरट्राइकोसिस होती क्या है? हाइपरट्राइकोसिस एक ऐसी डिजीज है या एक ऐसी वायलेंट चीज है जिसके अंदर आमतौर पे नॉर्मली आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो पिन्ना होता है ना, जैसे आप कान की लॉक है तो ये जो लटकी हुई कान की लॉ है ना, इसके ऊपर आपको हेयर्स नजर आते हैं. दैट इज बेसिकली वायलेंट और आमतौर पे फादर से सन के अंदर आता है, इसका मदर से कोई ताल्लुक नहीं होता. इसकी वजह से क्या होता है, आपको जो रिम है ना, ये जो आपको कर्वी पार्ट नजर आ रहा है आपके पिन्ना का, ये जो एक्सटर्नल एयर है, इसमें जो आपको आउटर रिम नजर आ रही है ना, इसमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं. तो हेयर्स इज हाइपर ट्राइकोसिस और ये वायलेंट है. ठीक है, ओके. फिर हमारे पास आता है द वेलम. वेलम क्या होता है भाई? वेलम समझना. वेलम एक मेम्ब्रेन है जो माउथ को इंक्लोज करती है, माउथ को कवर करती है. सवाल ये होता है ये आपको किसके मेड्यूसा में मिलेगी? ओबिलिया के मेड्यूसा में नॉर्मली प्रोमिनेंट नहीं होती. ओरेला, ओरेला मींस जेलीफिश. यस, जेलीफिश के आपको ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये मिल रहा होगा. बोथ के अंदर नहीं हो सकती, फाइसीलिया के अंदर नहीं हो सकती, एंड एंथ्रिडोकोनिया के अंदर नहीं हो सकती. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. फिर हमारे पास आता है भाई हार्मोन कंट्रोलिंग स्पर्मेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? स्पर्म का बनना, स्पर्म की फॉर्मेशन इज स्पर्मेटोजेनेसिस. अब इसके अंदर कौन मेजर रोल प्ले करता है? आपको पता है दो हार्मोन्स है, एफएसएच एंड एलएच. एफएसएच जो है वो मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को फैसिलिटेट करता है. जबकि एलएच जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है एंड अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट कर रही होती है. सो द करेक्ट आंसर इज एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द टेस्टोस्टेरोन. मैंने ऑब्वियसली आपको बता दिया कि ये कैसे हो सकता है. ग्रोथ हार्मोन का नॉर्मली काम नहीं है, एलएच का काम है, बट एफएसएच कहाँ है नहीं समझ में आ रहा. टेस्टोस्टेरोन का अकेले कोई काम नहीं है, एसीटीएच का अगेन अकेले कोई काम नहीं, यानी कि उसके साथ कोई काम नहीं है. ओके, फिर हमारे पास आते हैं क्लेवेज इन एग ऑफ फ्रॉग. फ्रॉग के एग के अंदर कैसी क्लेवेज नजर आती है? देखो, दो तरह की क्लेवेज होती है. एक होती है मीरोब्लास्टिक. मीरोब्लास्टिक का मतलब है फॉर एग्जांपल दिस इज द एग, और इसके आपको एक ही साइड पे आपको क्या नजर आएगी? क्लेवेज होती हुई नजर आएगी. जबकि अगर मैं बात करता हूँ होलो दूसरी तरह की क्लेवेज की, इसे आप कहते हो मीरोब्लास्टिक क्लेवेज, ये जो आधी अधूरी क्लेवेज है ना. जबकि अगर मैं बात करता हूँ होलोब्लास्टिक की, तो उसमें पूरे के पूरा जो एग है ना वो डिवाइड हो रहा होता है. तो फ्रॉग के जो एग के अंदर क्लेवेज मिलते हैं दैट इज बेसिकली होलोब्लास्टिक, नॉट मीरोब्लास्टिक. स्पाइरल हो नहीं सकती, लॉन्गिट्यूडनल हो नहीं सकती, नन ऑफ दीस अगेन नहीं हो सकती. सिंपल हो गया. द हेरिडिटरी मटेरियल इज, ठीक है, हेरिडिटरी मटेरियल क्या है भाई? हेरिडिटरी मटेरियल इज डीएनए. ठीक है, डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल. प्रिसाइजली आरएनए भी कह सकते हो बट ज्यादा बेहतर डीएनए. चलो, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर. द डिफरेंस इन द सैलेमेंडर एंड वॉल लिजर्ड. ठीक है, सैलेमेंडर और वॉल लिजर्ड दोनों रेप्टिलिया से ताल्लुक रखते हैं. दोनों के पास लिम्स होते हैं, डिफरेंस हो नहीं सकता. टेल रीजनरेशन की प्रॉपर्टी दोनों के पास होती है, आई दोनों के पास होती है. नन ऑफ दिस ऑब्वियसली नहीं हो सकता. तो हैबिटेट का फर्क होता है. अब सवाल ये होता है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सैलेमेंडर एंड वॉल लिजर्ड. सैलेमेंडर आमतौर पे मॉइस्ट स्किन होती है, ये पानी की तरफ रहता है. जबकि वॉल लिजर्ड आपको दीवारों पे नजर आएगी, उसकी स्किन ड्राई होती है. सो द करेक्ट आंसर इज हैबिटेट. ठीक है, फिर हमारे पास आता है द टर्म थैलस. थैलस किसे कहते हैं? थैलस आप उन प्लांट्स के लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हो जिसके अंदर कोई डेफिनेट, यानी कि कोई बाकायदा तौर पे रूट, कोई बाकायदा तौर पे शूट आपको नजर नहीं आती. सो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एलजी, दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी थिक नेकेड सीड. ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आर बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड, नो हैव डेफिनेट लीव्स बट नॉट स्टेम. नहीं, मैंने आपको बताया कोई भी चीज डेफिनेट नहीं होगी. सो देयर इज नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है, ऑप्शन ए. चलो, फिर हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेप वर्म. इनमें से कौन सा टेप वर्म नहीं है? ठीक है, टेप वर्म कौन सा नहीं है भाई? देखो, शेसोस्टोमा की शिस्टोसोमा की बात करता हूँ. सो इट्स अ फ्लूक. नॉर्मली इसको आप टेप वर्म के अंदर नहीं रख सकते, लेकिन मैं इसको अभी फिलहाल इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि एक प्रोमिनेंट आंसर हमारे पास आएगा. टीनिया की बात करता हूँ, दिस इज टेप वर्म. जबकि ट्रिकिमिनेला की बात करता हूँ, सो दिस इज समथिंग जिनको आप राउंड वर्म के अंदर इंक्लूड करते हो. सो दिस इज द राइट आंसर. इट इज नॉट द टेप वर्म, सॉरी, this is the tapeworm. Basically, Echinococcus is not the tapeworm. It's basically roundworm. Echinococcus is roundworm. जबकि हमारे पास हेमीपीडियास हाइमेनो
लेपिस की बात करता हूँ, सो इट्स अ टेप फॉर्म, राइट। चलो अब आ जाओ आगे भाई। लास्ट क्वेश्चन। सो मेलफिजियन ट्यूब्यूल आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, ठीक है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल इज बेसिकली द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ कॉकरोच। इसका इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको पता है तीन रीजन्स होते हैं, फोरगट, मिडगट, हाइड गट, ठीक है। तो ये आपको मिलता है कहाँ पे भाई, मिडगट और हाइड गट के जंक्शन में, यानी कि आपको बॉर्डर बनाता हुआ नजर आएगा मिडगट और हाइड गट के बीच में, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज between midgut and hindgut, not cropped gizzard, not none of these, not even gizzard and not hindgut region। तो यहाँ पे आके हमारा पार्ट 2 ऑफ इन दी पास पेपर्स बायोलॉजी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। ये तमाम पास पेपर्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।